नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट, कमोडोर रंजीत बी राय सेवानिवृत्त और रक्षा पत्रकार अरित्रा बनर्जी की द इंडियन नेवी एट 75 रिमेम्बरिंग द वॉयज नामक एक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। किताब आपको बताती है कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युग की रॉयल इंडियन नेवी RIN के कारनामों और बलिदानों को ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा छोड़ दिया गया था, जो 1946 में RIN के विद्रोह को पचा नहीं सके थे। IN से इन्हें सुधारने के लिए अपने स्वयं के रिकॉर्ड और अभिलेखागार बनाए गए। अरित्रा बनर्जी भारतीय एरोस्पेस एंड डिफेंस की पत्रकार, पुस्तक की सहलेखिका और मिशन विक्ट्री इंडिया की सह संस्थापक है, जो एक नए युग के सैन्य सुधार थिंक टैंक है। अगला अपडेट पुस्तक का, सांसद और लेखक शशि थरूर और उद्यमी अभिनेता, लेखक और स्तंभकार सुहेल सेठ ने कोलकाता के ITC सोनार में अलेफ द्वारा प्रकाशित शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक अम्बेडकर अ लाइफ का विमोचन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन ने फिक्की FLO और एहसास के साथ मिलकर अपनी पहली किताब के तहत किया था। थरूर का काम एक पूरी तरह से शोधित और विस्तृत जीवनी है, जो अम्बेडकर के व्यक्तिगत निर्णयों, अड़ियल व्यक्तित्व और राजनीतिक पूर्वाग्रहों पर प्रकाश डालती है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगला अपडेट रैंक और रिपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि क्रमशः 6.8% और 6.1% होगी। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने भारत के साथ अपने अनुच्छेद 4 परामर्श के महामारी के बाद झटकों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को नोट दिया और सार्वजनिक ऋण स्थिरता जोखिमों पर प्रकाश डाला। IMF ने यह भी देखा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पारदर्शिता में और सुधार से मदद मिलेगी। भारत सरकार अपने ऋण की स्थिरता पर IMF के पूर्वानुमान से सहमत नहीं है। अगला अपडेट है बैंकिंग का। IFC ने भारत में हरित किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए HDFC को $400 मिलियन का ऋण दिया है। IFC की फंडिंग देश को अधिक टिकाऊ विकास पथ की ओर ले जाने, रोजगार सृजित करने और दीर्घकालिक व्यापार विकास सुनिश्चित करने में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त ऋण ढांचा हरित भवनों के लिए कठोर मानक निर्धारित करेगा, जिससे HDFC को इस खंड में धन की व्यवस्था करते हुए एक गुणवत्तापूर्ण हरित आवास पाइपलाइन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि IFC का वित्त पोषण पैकेज कंपनी को उधारकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने में सक्षम करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वे इस तरह के आवास का खर्च उठा सके। अगला अपडेट है राष्ट्रीय समाचार का। शीतकालीन सत्र की उत्पादकता 102% दर्ज की गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अनुसार कुल निर्धारित समय 63 घंटे 26 मिनट के मुकाबले 13 बैठकों में कामकाज का समय 64 घंटे और 50 मिनट था, जबकि उत्पादकता 102% रही। 13 बैठकों में 82 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 1920 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान 28 घंटे की चर्चा के बाद कुल 9 विधेयक पारित लौटाए गए, जिसमें 160 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अगला अपडेट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने हाल ही में तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा उन्हें नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने और हिमालयी राष्ट्र में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अनिश्चितता को समाप्त करने के दिन बाद यह हुआ। राष्ट्रपति भंडारी ने CPN माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष का दावा प्राप्त करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत 68 वर्षीय प्रचंड को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अगला अपडेट रक्षा का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,328 करोड़ रुपए के पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, हल्के टैंकों और मिसाइल प्रणालियों सहित रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए 6, भारतीय वायुसेना के लिए 6, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 कुल 84,328
करोड़ रुपए मूल्य के प्रस्ताव शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, विशेष रूप से 82,127 करोड़ रुपए यानी 97.4% के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए अनुमोदित किया गया है। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट का। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों के वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। 2016 रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु सूची में 12वें स्थान पर है। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका इस सूची में शीर्ष पर है। 27 वर्षीय ने इस साल की शुरुआत में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में एक एकल स्वर्ण और युगल रजत जीतकर अपनी कमाई से $7 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। लगातार तीसरे वर्ष ओसाका फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर है। नोवा अपडेट अंतर्राष्ट्रीय है। दिसंबर 2022 में एक अनिर्णायक चुनाव परिणाम के बाद के दिनों में छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र को जकड़ने वाले तनावपूर्ण राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करते हुए सिंथवी राबुका फिजी के 12वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले पीपुल्स अलायंस पार्टी के प्रमुख राबुका ने करीबी और विवादास्पद चुनाव परिणाम के बाद 2 अन्य छोटे दलों के साथ बहुमत गठबंधन बनाने के नामांकन को जीता था। किंगमेकर सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी बनाने के लिए सफलतापूर्वक लुभाने के बाद उन्होंने सरकार गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला और आखिरी अपडेट विविध समाचार। गरुड़ एरोस्पेस एक भारतीय ड्रोन निर्माता ने अपने किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन और आरजीपीओ दोनों अनुमोदन प्राप्त किए। निर्माता ने कहा, डीजीसीए टाइप प्रमाणन ड्रोन के गुणवत्ता जांच के आधार पर प्रदान किया जाता है और यूएवी के लिए कठोर परीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी किया जाता है। अगस्त 2021 में ड्रोन नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन पेश किया गया था और दोहरी डीजीसीए की मंजूरी गरुड़ के भारत के ड्रोन स्टार्टअप होने के टेक को मान्य करती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर अपडेट्स हिंदी भाषा में। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आईएफसी ने भारत में